थ्री, टू, वन। नमस्कार, हमारे चार के चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं प्रशांत रजौरे जी। जैसा आप जानते ही होंगे, हमने पहले भी इनके बारे में बताया था। ये 25 साल से ज़्यादा से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के साथ जुड़े हुए हैं और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम करते आ रहे हैं कई-कई सालों से। अपने स्वयं के जीवन में उन्होंने आईआईटी से ग्रेजुएट किया था, लेकिन उसके बाद से ही ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के साथ जुड़ गए। वहाँ रह के इन्होंने बहुत काम किया है, देश विदेश हर जगह कई योगा मेडिटेशन वर्कशॉप्स करते रहे हैं, योग और ध्यान के एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत कार्यक्रम स्टार्ट और रन किए हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, जो जैसे कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए फ्री स्कूल, हमारे रूरल एरियाज में, गांव एरियाज में बहुत डेवलपमेंट का भी इन्होंने काम किया है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ प्रशांत जी जुड़े हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रशांत नमस्कार। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा भी मुझे भी अच्छा लग रहा है फिर से शो में आने के लिए। तो आज चर्चा शायद अच्छी रहेगी। जी, आज का हमारा बहुत ही एक उचित विषय है प्राणायाम और ध्यान, निरोगी व स्वस्थ मन के लिए कारगर उपाय। तो इस समय में जब कोरोना लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना का साया अभी भी नहीं उठा है। अक्सर लोग परेशान रहते हैं अपने भविष्य को लेके, स्वास्थ्य को लेके, अपने आय को लेके। तो ऐसे में मन का शांत रहना और स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज हम प्रशांत जी से इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे प्राणायाम और ध्यान मन को स्वस्थ और शांत रखने में बहुत बहुत कारगर है। इसके साथ ही प्रसाद जी आज हमें कुछ प्राणायाम की टेक्निक सिखाएंगे, जिनको करके आप अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं और अंत में हम ध्यान तो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रशांत जी से आज की हमारी बातचीत। प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मन के अस्वस्थ होने की बात है, इसको हम कैसे समझें? मन के अस्वस्थ होने का मतलब क्या है? मन अगर हम खुश नहीं है तो इसका मतलब हम मन से अस्वस्थ है। तो मन जब हम खुश रहते हैं तो हर काम करना आसान होता है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना भी आसान होता है। परिस्थिति बदलने से मन बदल जाए तो मन अस्वस्थ है। जो मन हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, वो मन स्वस्थ है। तो सबसे ये है कि आज अभी मैं खुश हूँ या नहीं, ये अगर हम पहचानने लगे तो अपने आप हम पहचान सकेंगे कि हमारा मन स्वस्थ है या नहीं है। ये शब्द स्वस्थ वहीं से आता है, स्व यानी क्या, खुद, और स्थ यानी क्या, स्थित, जो अपने आप में ठहर जाए, स्थित हो जाए। ये आध्यात्मिक भाषा है। जो अपने आप में स्थित हो जाता है वो प्रसन्न रहता है। तो ये सबसे आसान और सरल तरीका है पहचानने के लिए कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ या नहीं। और फिर अलग जैसे अलग पहलू आते हैं। हाँ बोलिए। सॉरी, मैं बस ये कहने लगा था कि हमारे दर्शकों को भी दिख ही रहा होगा कि आप जब बोल भी रहे हैं और जब भी अभी आप सुन भी रहे हैं, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है बहुत ही अच्छी। तो ये एक प्रसन्न और स्वस्थ और खुश मन का मुझे लगा एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा था कि वाकई जो बात करते वक्त भी मुस्कुराए, नॉर्मल बात, उनसे और बेहतर कौन हो सकता है हमें स्वस्थ मन के बारे में बताने के लिए। सॉरी, बस मैं इतना ही ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाह रहा था। कंटिन्यू प्लीज प्रशांत। बिल्कुल वही है ना, अगर हमारे को चिंता परेशान करे, क्रोध बार बार आते रहे, दुख परेशान करे, हाँ, मानसिक अस्वस्थता होने लगे, तो फिर ये असामान्य बात है। ये सामान्य नहीं है। हम कहीं ना कहीं मन से परेशान है, हमारा मन स्वस्थ नहीं है। तो हमें इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बचपन से लेकर आज तक हमें स्कूल में अलग अलग बातें सिखाई गई, लेकिन हमारे शिक्षण का सबसे ज़रूरी अंग जो है वो हमारे मन को संभालना। इसमें हमें
कभी भी किसी ने भी कुछ नहीं बताया। हमारे माता पिता ने भी और बड़े बुजुर्गों ने भी कहा कि शांत रहो, तृप्त रहो, खुश रहो, लेकिन कैसे किया जाए किसी ने बताया नहीं, है ना। तो पहले जानना पड़ेगा कि ये कैसे संभव है। अगर एक बार हम जान लेते हैं, फिर उसका अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास करते 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 फिर हम मन खुश रहते हैं। और जब मन से खुश होते हैं ना, तो फिर जीवन में हर काम आसान होता है। जब दुखी होता है तो हर काम कठिन होता है। लेकिन जब खुश रहते हैं तो हमारी ऊर्जा भी अच्छी स्थिति में रहती है, उत्साह रहता है शरीर में, और हर काम करना सरल और आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। सो प्राणायाम और ध्यान ये कैसे मदद करते देखिए, हमारे हर मन की स्थिति है ना, कोई ना कोई सांस से जुड़ी हुई है। जब हम क्रोध करते हैं ना, तो हर व्यक्ति एक ही तरीके से सांस लेता है। जब हम चिंता करते हैं तो हर व्यक्ति एक तरीके से सांस लेता है। और सबसे आसान है अनुभव करना, जब कोई व्यक्ति थका घर पहुंचता है और कुर्सी पर बैठता है। कुर्सी या सोफा पे बैठते बैठते कौन सी सांस बाहर आती है? तो ये सांस जो है वो राहत की सांस है। तो उसी तरह खुश रहने की सांस भी है, शांत रहने की भी सांस है। तो ये सब प्राणायाम है। तो अलग अलग सांस की प्रक्रिया करने से हम फिर वो शांत रहने वाली सांस सीखते हैं, प्रसन्न रहने वाली सांस उत्साहित रहने वाली सांस सीखते हैं, तो हम वैसे रहने लगते हैं। परिस्थिति हमें उलझा के रखती है, हमारे मन नकारात्मक स्थिति में चले जाता है, और वो नकारात्मक परिस्थिति से हमारी सांस भी वैसे होने लगती है। लेकिन हम अगर उसका उल्टा करने लगे, हम सकारात्मक सांस, अच्छी वाली सांस लेना सीखे, तो मन भी उससे परिवर्तित होता है। और यही प्राणायाम के पीछे का रहस्य है। सांस लेने के पीछे का सुदर्शन क्रिया हो या प्राणायाम हो, ये करने से आप अपने आप से वो सांस के जरिए अपने मन पर थोड़ा सा काबू पा सकते हैं। ये तो सामान्य लोगों की भाषा में है। वैसे थोड़ा और गहराई में जानना है तो हमारा जीवन एक शक्ति का खेल है, जिसे कहते हैं हम प्राण शक्ति। ये प्राण शक्ति ऊपर होती है, तब हम खुश रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, काम भी करना आसान होता है। हम कहते भी है ना भाषा में, अंग्रेजी में खासकर, आपको कोई पूछता है कैसे है, तो आप बोलते हैं मजे में, ऊपर, फीलिंग हाई बोलते हैं ना। और जब दुखी होते हैं, प्राण शक्ति कम होती है, तो बोलते हैं आई एम फीलिंग लो। तो व्हाट इज ये, ऊपर क्या महसूस कर रहे, नीचे क्या महसूस कर रहे, ये प्राण शक्ति है। तो प्राण शक्ति को जितना बढ़ा के रखे, उतना हमारा जीवन कारगर हो सकता है, उतना हमारे जीवन में हम आनंदित रह सकते हैं। तो ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में 5 तरीके से काम करती है। इनको कहते हैं पंच प्राण। हमने सुना होगा, कभी कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं कि उनके प्राण चले गए, लेकिन कभी कभी ये भी सुना होगा कि इनके पंच प्राण चले गए। तो ये पंच प्राण क्या है? हाँ, तो पहला है प्राण शक्ति, जो हमारे शरीर में हम जो भी अंदर लेते हैं ना, वो प्राण से चलता है। इसका पहले का नाम प्राणी है। फिर दूसरा अपान है, जो भी मल बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो अपान से होता है। ये दूसरा पंच प्राण में आता है। हाँ, तो जैसे मल है, मूत्र है, सांस छोड़ना है, ये अपान। सांस लेना है, खाना लेना है, ये प्राण। तो हमारे शरीर में निरंतर लेना और छोड़ना चल रहा है, तो ये प्राण अपान साथ जुड़े हुए हैं और चलते रहते हैं। फिर तीसरा है समान। हमारी पाचन शक्ति जिससे चलती है उसको समान बोलते हैं। और देखिए, नाम में है कि जो भी हम खाए पेट में जाके सब समान हो जाता है ना, एक जैसे हो जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट, वो रोटी हो, चावल हो, जो भी हो, अंदर जाके वो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, फैट भी खाओ, हाँ, तेल खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, लेकिन अंदर जाके तो फैटी एसिड ही बनता है। तो प्रोटीन कुछ भी खाओ, छोला राजमा दाल, लेकिन अंदर जाके तो अमाइनो एसिड बनता है। तो ये समान हो जाता है। ये हमारे, देखिए, कितने सालों, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे, इसीलिए इसका नाम समान प्राण कहा गया, कि जो सबको समान करे।
फिर दूसरा है, चौथा है उड़ान प्राण। उड़ान या क्या, जो हमारे भावनाओं को चलाती है, हमें दुख होता है, चिंता होती है, हाँ, क्रोध आता है, तो ये सब उड़ान प्राण का खेल है। और फिर व्यान, जो भी हमारी हलचल होती है, देखिए जो व्यापक, व्यापक यानी क्या, जो फैला हुआ है, व्यान सब पूरे शरीर में फैला हुआ है और इसी से पूरी शरीर की हलचल होती है ना। तो जोड़ों की हलचल है या मांसपेशियों की हलचल है, हमारे जो भी हलचल हो रही है वो व्यान प्राण से हो रही है। तो ये पंच प्राण को भी 5 तरीके से विभाजित किया गया है प्राण को, अपने कार्य से, और ये भी कम ज्यादा होते रहते हैं। तो इसी को रोग कहते हैं, शारीरिक रोग या मानसिक रोग। ये पंच प्राण में असमता आ जाए तो इसको रोग कहते हैं। तो प्राणायाम बहुत कारगर तरीका है हमारे पंच प्राण को हम बैलेंस करें। तो प्राणायाम करने से, कभी कभी मैं जाता हूँ, अलग अलग कार्यक्रम सिखाता हूँ, तो बोलते हैं कि मुझे, हाँ, पाचन का प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, कोई आसन बताइए। लेकिन आसन तो काम करते ही है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आसन नहीं काम करते, लेकिन प्राणायाम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। और ध्यान भी है ना। तो ये प्राणायाम और ध्यान करने से हम हमारे पंच प्राण को बढ़ा सकते हैं, इनमें समता ला सकते हैं और निरोगी हो सकते हैं। और जब पंच प्राण समता में आते हैं तब हम खुश भी रहने लगते हैं। शरीर खुश तो मन भी खुश, मन खुश तो आसपास का सब कुछ खुश, है ना। तो सब अपने आप होने लगता है। तो जो मानसिक अस्वस्थता है या मानसिक रोग है या कुछ भी कहना चाहें, तो वो इनमें से किसी एक या दो प्राण के बिगड़ने से आती है कि इनके बीच में बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो आती है? बिगड़ने से, वो प्राण शक्ति का एक एक, इसमें प्राण शक्ति में असमता आती है तो रोग होता है। और जैसे मैं कह रहा था कि उड़ान प्राण अपने हमारी भावना से जुड़े हुए हैं, है ना। तो भावना से जो उल्टा पुल्टा होता है, असमता आती है, वो उड़ान प्राण से है। लेकिन हमारा शरीर थोड़ा सा हर चीज से जुड़ा हुआ है। भावना तो उड़ान प्राण से चलती है, लेकिन हमारे विचार, वो, हमारी पाचन शक्ति ठीक से नहीं चलती है ना, इसीलिए बिगड़ जाते हैं। तो कौन सा रोग कहाँ से आता है, वो एक दो में भी असमता हो सकती है, पांचों में भी असमता हो सकती है, एक दूसरे के क्या कंपैरिजन में भी बिगड़ सकती है। तो ये सब है। तो इसीलिए वो एक आयुर्वेद डॉक्टर भी बता सकता है, एक योगी बहुत सालों से जो अभ्यास कर रहा है वो भी आपकी मदद कर सकता है, अनुभव से, अपने अनुभव से बता सकता है। तो बस ये है कि वो हम कहते हैं ना कि आम खाने में मतलब रखो, वो आम कहाँ से आते हैं उस पर मतलब मत रखो। तो बस यही है कि वो कौन सा प्राण बिगड़ा हुआ है उसको समता में ले आए, तो अपना प्राणायाम करके सब समता में ला सकते हैं। अलग अलग प्राणायाम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हाँ, और प्राणायाम कर नियमित करने से फिर क्या होता है, ये समता आने लगती है, और समता आती है तो फिर हम स्वस्थ व निरोगी होने लगते हैं। जी, तो आपने बोला कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो मैं खुद अपने आपसे कई सालों आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास गया हूँ। तो कुछ डॉक्टर होते थे जो आपकी नाड़ी देख के बताते थे, कुछ नॉर्मल ही जैसे एलोपैथिक डॉक्टर है उनकी तरह ही लक्षणों के बारे में पूछते थे। तो क्या शोधन से ही पता चलता है या किसी और चीज से पता चलता है? नहीं, आयुर्वेद में रोग कौन सा है पता करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, है ना। नाड़ी परीक्षा उनमें से एक है, और वो हर हर आयुर्वेद डॉक्टर उसको वो ज्ञान नहीं रखता। हाँ, तो ये जो ट्रेडिशनल जो वैद है ना, ट्रेडिशन से जो आते हैं, सीखते हैं, उनके पास ये ज्ञान रहने की संभावना ज्यादा है ना। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से जो बोलते हैं, वो परंपरागत जो आता है वो नाड़ी परीक्षण ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही साधन नहीं है ना। तो जैसे एलोपैथी डॉक्टर पूछते हैं, वैसे पूछकर भी आयुर्वेद डॉक्टर कौन सा रोग है, क्या है, पता लगा सकते हैं। आपकी आंखें देखकर, है ना, फिर आपके नाखून देखकर, आपकी त्वचा को देखकर, आपके चेहरे का, है ना, लक्षण देखकर अलग अलग तरीके से है ना।
तो तो ऐसा नहीं है कि एलोपैथी अलग तरीका है, आयुर्वेद अलग है। आयुर्वेद में तो ये सब तरीके हैं और अपने भी अलग अलग तरीके हैं। तो नाड़ी चलिए वैद्य वो तो होते हैं, वापस। उसके भी अलग अलग स्तर होते हैं। कोई तो आपके समक्ष ही रहकर वो आपकी नाड़ी देखकर कर सकते हैं। कुछ लोग तो अगर सच में उन्होंने सीखा है तो वो दूत नाड़ी बोलते हैं। जैसे राजदूत होते हैं ना, दूत। तो वो दूर से हजारों किलोमीटर दूर से भी आपकी नाड़ी चेक करके बता सकते हैं कि आप में क्या प्रॉब्लम है। हजारों किलोमीटर दूर से कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ, वो दूत दूत यानी क्या कि कोई किसी और को व्यक्ति को बिठा लेते, वो सामने वाली व्यक्ति की नाड़ी इसमें खींच कर वो देख लेते हैं। ऐसी विद्या है। उसके लिए ध्यान साधना काफी करना पड़ता है। अच्छा, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये नाड़ी के बारे में। चलिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। अ, तो वापस से प्राणायाम की बात करते हैं। तो कोई सारे ये पांच पंच प्राण में क्षमता लाने के लिए कोई विशेष प्राणायाम होता है कि नॉर्मल हमारे जो अनुलोम विलोम कपालभाति इत्यादि प्राणायाम है वो ही करते हो? हाँ, देखिए, अलग अलग प्राणायाम अलग अलग प्राण को बैलेंस करते हैं। जैसे कपालभाति है, वैसे तो हर प्राणायाम हर पंच प्राण को बैलेंस करेगा, बट कपालभाति ज्यादा समान प्राण को बैलेंस करता है, डाइजेशन को। हम्म, अनुलोम विलोम हमारे मन से जुड़ा हुआ कुछ है, और हमारी नाड़ियों से। हाँ, हमारे शरीर में अलग अलग शास्त्र अलग अलग बात करते हैं। कोई बोलते हैं 72,000 नाड़ी है, कोई बोलते हैं 1,72,000 नाड़ियां है। तो कितने भी है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से अलग अलग नाड़ियों में शुद्धि आती है। तो नाड़ियाँ ठीक से चलती है। नाड़ियाँ का समझने का तरीका क्या है कि देखिए, हमारे पास सेल फोन है। सेल फोन एक वायरलेस नेटवर्क से चलता है। उसी तरह हम्म, लैंडलाइन एक वायर्ड नेटवर्क से चलता है। तो हमारे शरीर के भीतर भी ये दोनों नेटवर्क है। जो नर्व्स हम बोलते हैं वो वायर्ड नेटवर्क है, टेलीफोन का लैंडलाइन जैसा। और जो हम्म, नाड़ियाँ हम बोलते हैं वो एक वायरलेस नेटवर्क है। दिखती नहीं है लेकिन है। जैसे सेलफोन का नेटवर्क है, दिखता तो नहीं है लेकिन है ना। तो हम्म। ये जो नाड़ियाँ है, ये जो नेटवर्क है, अनुलोम विलोम से ये नेटवर्क में शुद्धि आती है। तो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी फिर मन और दिमाग में बुद्धि को ठीक करते हैं। फिर आसन ज्यादा फिर वो व्यान प्राण को बैलेंस करने में मददगार होते हैं। तो अलग अलग प्राणायाम है। और फिर इसीलिए सुदर्शन क्रिया पांचों प्राण को बैलेंस कर सकती है। तो जहां आपकी गड़बड़ी है वो हर चीज को वो बैलेंस करते जाएगी। तो सुदर्शन क्रिया जो हम सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिंक का जो मेन टेक्निक है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये पंच प्राण को बैलेंस करती है। जी, मैंने सीखी है सुदर्शन क्रिया, मैंने एक कोर्स किया था। तो वाकई असरदार तो बहुत होती है। मन के लिए खास तौर से बिल्कुल करने के बाद ऐसा एकदम शांत हो जाता है मन की, अ, जैसे कि कोई पहले पुराने कोई समस्याएं हुई ना, और बिल्कुल एक क्या कहा जाए, एकदम स्थिरता आ जाती है दिमाग मन में। बहुत बहुत बढ़िया पावरफुल टेक्निक है जो आई थिंक हर किसी को सीखनी चाहिए। बहुत सरल है। एक छोटा सा कोर्स करने के बाद आप उसको सीख सकते हैं और डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रशांत जी, इसके अलावा कोई और भी तरीका है इन सब के बारे में सीखने का, आर्ट ऑफ लिविंग से? हाँ, हमारे अलग अलग शिविर होते हैं। योग हम्म, प्राणायाम के भी शिविर होते हैं। हमारा आर्ट ऑफ लिंक का हैप्पीनेस प्रोग्राम है। अब नया नया एक और नया शिविर शुरू किया है। जिनको चिंता बहुत, अभी कोविड के कारण बहुत सारे लोग चिंताग्रस्त है। हम्म, उनके नौकरी का क्या होगा, उनका व्यापार ठीक से चलेगा नहीं चलेगा, वो निरोगी रहेंगे नहीं रहेंगे। तो इसके कारण काफ़ी चिंतित हो गए, और चिंता के कारण फिर अब वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे। हम्म, और हमारी निद्रा हमारी सबसे बड़ी औषधि है। हमने स्कूल में भी सीखा कि निद्रा अवस्था में हमारी शरीर का सब रिपेयर काम होता है। मरम्मत जो कहते हैं वो निद्रा अवस्था में होती है। और अगर ठीक से हम सोते नहीं है तो हमारे शरीर की बुद्धि की मरम्मत नहीं हो रही है। दुनिया भर में मैं ट्रैवल करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, कोई कितने लोग आके बोलते हैं
मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा उनको यही होता है कि आप ठीक से सो रहे हैं क्या। और आपको आश्चर्य होगा कि 90% से ज़्यादा लोग कहते हैं कि नहीं, हम ठीक से सो नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या कि जो निद्रा अवस्था में आपके शरीर की हिम्मत होनी है वो नहीं हो रही है। तो ये कैसे पता चले? 6 से 8 घंटे हम रात को सोते हैं ना, तो वो सोने से अगले दिन हम एकदम ताज़ा अनुभव करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि निद्रा पूरी नहीं हुई, मुझे थकान लग रही है, तो इसका मतलब क्या, निद्रा में कुछ गड़बड़ी है, तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो आप शरीर दिन भर जितना भी काम कर लीजिए, वो शारीरिक काम हो, मानसिक काम हो, लेकिन 6 से 8 घंटे की निद्रा में आपको पूरी ताजगी मिल जाना चाहिए। और जो बची कुछ ही ताजगी है वो ध्यान करने से आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपकी निद्रा भी एक कारगर उपाय हो सकते हैं। और इस कोविड के समय में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम ठीक से सो नहीं पा रहे, हम बहुत परेशान हैं, चिंताग्रस्त हैं। तो एक नया कार्यक्रम, ताकि हम अपनी निद्रा को समझ सकें, उसको ठीक से समझकर उसको ठीक करें, ताकि हम निरोगी हो सके। आश्चर्य की बात है, मैं एक MBBS डॉक्टर से बात कर रहा था। 4.5 साल की पढ़ाई होती है, अलग अलग लेक्चर सुनते हैं, अलग अलग विषयों पे सुनते हैं। तो वो बता रहे थे 2 से 3 घंटे ही निद्रा के बारे में उनको 4.5 साल में लेक्चर मिलता है। और आश्चर्य की बात है, हमारा 1/3 समय हम निद्रा में बिताते हैं, और उसके लिए सिर्फ 2.5-3 घंटा जागने के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। लेकिन निद्रा जो सबसे ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा जीवन में हम काम करते हैं, वो सोने का करते हैं, है ना। और अगर उसको ठीक नहीं किया तो बाकी जीवन कैसे चलेगा। देखिए, नींद अच्छे से होगी ना, काम अच्छे से होगा, मन भी प्रसन्न होगा। जिस दिन अच्छे से नींद आती है ना, अगले दिन बहुत अच्छे से बीतता है, बहुत प्रसन्न रहते हैं। जिस दिन नींद ठीक से नहीं होती, अगला दिन तो फिर वो भी उल्टा पुल्टा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ काम भी ठीक से नहीं होता है ना। तो ये निद्रा, इस पे सबको आवश्यकता है कि थोड़ा सा ध्यान डालें और इसको ठीक करें। हमारी सबसे बड़ी औषधि है। और आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले 2 लक्षण है रोग आने का, ये है कि पहली आपकी निद्रा खराब होना और दूसरी आपकी पाचन शक्ति खराब होना। तो अगर ये 2 लक्षण आप में है या दोनों में से एक भी है, तो ये रोग की शुरुआत है। तो उसको अभी से ठीक कर लो, तो आगे बड़ा रोग आएगा ही नहीं। तो अच्छी नींद के लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या उपाय है? हाँ, तो पहले अपने मन को शांत करना सीखना पड़ेगा। जब मन शांत होता है ना, तो नींद भी अच्छे से आती है। मन बेचैन हो, जब कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए जो आपको अस्वस्थ कर दे, आपको चिंता में डाल दे, आपको दुख पहुंचाए, तो उस टाइम पे हम अनुभव करते हैं कि सोना भी मुश्किल हो जाता है ना। तो मन को शांत करना, और मन को शांत करने के लिए ये 2 कारगर उपाय है, प्राणायाम और ध्यान। तो इसके लिए हमने विशेष ध्यान गुरुदेव ने दिए हैं हमें, कि जो आपको नींद दिला सके। कुछ प्राणायाम भी है, नई सांस लेने की प्रक्रियाएं है, हाँ, जो आपको आपके मन को शांत करे, और उसके कारण फिर आप आराम से सो पाए, है ना। तो एक तो आपको चिंता जो परेशान कर रही है, उससे भी आपको एक क्या बोलते हैं, प्रतिकार शक्ति मिलती है, और वो मन शांत होता है, और फिर उससे फिर हम आराम से सो पाएंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वो कुछ हद तक मदद कर सकता है, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स है। सुदर्शन क्रिया भी आपको मदद कर सकती है, और अलग अलग ध्यान और सांस लेने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऐसा कोई प्राणायाम सिखाएंगे हमें आज? हाँ, हम सब लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानते हैं। तो हम ऑटोमेटिक जी। में वो प्राणायाम तो एक ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। तो हर हर जो परंपरा है
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी परंपरा में जो सिखा रहे हैं वो सही है, दूसरों की परंपरा गलत है। वो अलग अलग तरीके का सिखाने का मतलब क्या है कि वो अलग अलग तरीके से, एक ही प्राणायाम है लेकिन अलग अलग तरीके से फायदा करती है ना। तो ये अनुलोम विलोम को ही जैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं वैसे हम करते हैं। तो हमारा जो बाया हाथ है ना, बाएं हाथ को हम गोद में रखते हैं खुले आकाश की ओर, ठीक है, और बाया हाथ पूरा ढीला विश्राम की स्थिति में। फिर दाएं हाथ के अंगूठे को दाई नासिका पर रखते हैं और फिर अगली 2 उंगलियों को कपाल पर रखते हैं। अगर कपाल पर नहीं रखना है तो ऐसे मोड़कर, ऐसे ऐसे मोड़कर रख सकते हैं या ऐसे। ये दोनों में से यहाँ वहाँ वो उंगलियां, बीच की 2 उंगलियां चले जाए, ये ठीक नहीं है। मन को शांत करने के लिए ये ज़्यादा सहायता करती है। तो या तो हमारे कपाल पर रखे, या कपाल पर नहीं रखना है तो उसको मोड़कर ऐसे रखे, और फिर जो आखिरी 2 उंगलियां है वो बाई नासिका पर रखे। तो प्राणायाम ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सांस लेना है, धीरे धीरे सांस लेना, जितना धीरे हो सकता है। शुरुआत में दोनों नासिका से सांस ले और फिर बाई नासिका से सांस छोड़े, फिर बाई से ले और दाई से छोड़े। तो ये तो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया हुई, एक नासिका से लेकर दूसरी से छोड़े, दूसरी से लेकर पहली से छोड़े, ऐसा करते जाए। और सांस को जितना धीमे कर पाए, आसानी से बिना प्रयत्न के उतना धीमे कर लीजिए। और सांस की जितनी कम आवाज उतना अच्छा, और चेहरे पे जितनी बड़ी मुस्कुराहट उतना अच्छा। तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ धीमी सांस, कम आवाज की, एक नासिका से लेकर दूसरी से छोड़े, फिर दूसरी से ले पहली से छोड़े, ऐसा करते जाए। सांस को जितना धीमी कर सकते हैं उतना अच्छा, सांस की जितनी कम आवाज उतना अच्छा, चेहरे पर जितनी बड़ी मुस्कुराहट उतना अच्छा। और आंखें बंद कर लीजिए, साथ साथ मन और शरीर को भी ढीला छोड़ते जाए। बस हल्का सा प्रयत्न प्राणायाम करने में बस। और अगली बार बाई नासिका से सांस छोड़ने के बाद आप विश्राम कर सकते हैं। दोनों हाथों को गोद में रख ले खुले आकाश की ओर, आंखें बंद रखें कुछ देर के लिए। और धीरे से हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो मनोज कैसे लग रहा है? में ही रिलैक्स्ड फील हो रहा है, जैसे कि कभी उसी तो के मैं कुछ ऐसा महसूस होने लगा है। तो आशा यही करता हूँ कि दर्शकों को भी यही अनुभव हुआ होगा। आशा नहीं, जानता हूँ अगर इस तरीके से किया तो मन शांत हो जाता है। तो ये है एक तरीका मन को शांत करने का। फिर हमने वो शांभवी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम भी कई बार देखा है, अलग अलग, हाँ, योगी टीवी पर सिखाते रहते हैं, वो करने से भी मन शांत होता है। तो उसके भी करने के अलग अलग पद्धति है।
तो यहाँ तो अब सब बता नहीं सकते, हाँ, लेकिन वो भ्रामरी प्राणायाम करने से भी मन शांत होता है। ठीक है। तो भ्रामरी प्राणायाम में भी कुछ आप वेरिएशन सिखाते हैं कि वो भी जो स्टैंडर्ड तरीका है करने का उसी तरह? नहीं, उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। शांभवी मुद्रा में तो हमने सब लोगों ने देखा है, वो शांभवी मुद्रा भी अलग अलग योगी अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। तो निचले होठ के नीचे छोटी उंगली, फिर ऊपर के होठ और नाक के बीच में अनामिका, फिर जो मध्यमा है वो नाक पर, तर्जनी है वो आंख पर, और अंगूठे है वो कान पर। तो ये शांभवी मुद्रा है, सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आवाज करके सांस छोड़ना है। ऐसा 5 सांस के लिए कर सकते हैं। तो ये पांचों उंगली हल्के से दबा के रखना। तो ये शांभवी मुद्रा में है। फिर अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, योगासन आसन के साथ भी कर सकते हैं, शवासन के साथ भी कर सकते हैं, उसकी एक पद्धति है। तो ये सब तो यहाँ भी करवाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मन शांत होता है। तो वो कह रहे हैं कि सर मैं डेली अनुलोम विलोम करता हूँ, 5 मिनट के लिए करता हूँ कह रहे हैं, तो भी मेरे मन में हलचल हमेशा ही रहती है, ऐसा क्यों? हाँ, 5 मिनट किए पर्याप्त तो है, लेकिन साथ में फिर थोड़ा योगा आसन करना भी ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान करना भी ज़रूरी है ना? देखिए हम 8 घंटे तो निद्रा अवस्था में बिता देते हैं, लेकिन 16 घंटे तो हमारा मन दौड़ते रहता है ना। तो 16 घंटे मन दौड़ने के लिए वो 5 मिनट का ब्रेक काफ़ी नहीं है। अनुलोम विलोम से तो ब्रेक तो लगता ही है, लेकिन सुदर्शन क्रिया सीखना, ध्यान करना, ये कम से कम है ना, दिन में हमने आधा घंटा से 40 मिनट तो करना चाहिए सब। थोड़ा योगासन, थोड़ा प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, हाँ। और अगर इसको 1 घंटे तक ले जा सके तो ये ऐसा नहीं सोचना कि ये अरे मेरा 1 घंटा खराब हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। क्योंकि ये जब हमारा 1 घंटा हम ये योग साधना में डालते हैं तो फिर हमारे बाकी काम करना हमारे को आसान हो जाता है ना। देखिए ये शब्द योग्य जो बोलते हैं ना हम लोग, ये शब्द योग्य योग से आता है। तो जो योग करता है वो योग्य बनता है। और योग्यता 2 स्तर की होती है, एक शारीरिक स्तर की और एक मानसिक स्तर की, है ना। और दोनों स्तर पे योग्यता जब आती है तो हर काम करना आसान होता है। देखिए अगर सच में देखेंगे, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं ना, सबके पास 24 घंटे हैं। एक किसान के पास 24 घंटे है, एक वो क्या बोलते हैं कर्मचारी है, उसके पास 24 घंटे है, एक व्यापारी है उसके पास भी 24 घंटे है, आपके पास, मेरे पास, सबके पास 24 घंटे, नरेंद्र मोदी के पास 24 घंटे, बिल गेट्स के पास या वो मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे है। किसी के पास 1 सेकंड ज़्यादा नहीं, किसी के पास 1 सेकंड कम नहीं है। लेकिन फिर भी देखे तो वो 24 घंटे में हर व्यक्ति अलग हासिल करता है, अलग काम करता है। क्यों? क्योंकि योग्यता पर निर्भर होता है। जैसी योग्यता वैस टाइप का काम होता है ना। तो आप योग करोगे तो योग्यता आएगी, और योग्यता आएगी तो उन्हीं 24 घंटे में आपको ज़्यादा काम करना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये प्राणायाम स्वास्थ्य सिर्फ सांस को ठीक करने के लिए, मन को शांत करने के लिए ठीक ये नहीं है, आपके शरीर, आपके जीवन को गति देने के लिए, दिशा देने के लिए भी बहुत जरूरी है। सर उसी तरह कोमल जी पूछ रही है कि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है, तो क्या प्राणायाम और ध्यान करने से उनको भी लाभ? बिल्कुल लाभ हो सकता है। मुझे नहीं पता कि कितनी स्ट्रॉन्ग बीमारी है। अगर माइल्ड है तो कई सारे केसेस है जो ठीक हो गए हैं। करके देखना पड़ेगा, है ना। और वो औषधि कभी कभी कुछ लोगों की कम हो जाती है, कुछ कुछ औषधि जो शुरू है डायबिटीज़ की, अगर इंसुलिन पे डायरेक्ट है तो कभी कभी उसको बंद करना मुश्किल होता है।
हाँ, या डॉक्टर बोलते नहीं है कि बंद कीजिए, लेकिन डॉक्टर टेपर ऑफ कर सकते हैं, धीरे धीरे आपका शुगर और सब कुछ कंट्रोल में आ सकता है और बिल्कुल ठीक हो सकता है। हम्म, तो वो कितना असर करेगा, वो बाकी दूसरे भी फैक्टर्स है, उस पर डिपेंड होता है, लेकिन कई लोगों को लाभ होता है। तो एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, उसके बाद और थोड़ी बातें करते हैं। तो हम्म, अ, शालिनी जी, आरके जी पूछ रहे हैं कि मैं अपना पेट कम करना चाहता हूँ, तो क्या उसके लिए ध्यान और प्राणायाम उचित होगा कि उसके लिए योग ज़्यादा उचित होगा? नहीं, मैं सुन नहीं पाया पहला पार्ट। तो अपना कुछ वजन कम करना चाहते हैं, पेट कम करना चाहते हैं, तो हम्म, अ, तो वो पूछ रहे हैं कि इसके लिए ध्यान प्राणायाम ज़्यादा उचित रहेगा कि योग ज़्यादा उचित रहेगा? थोड़ा सा योग भी करना चाहिए, थोड़ा सा प्राणायाम ध्यान भी करना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि अभी धीरे धीरे वैज्ञानिक लोग भी बताना शुरू किए कि अच्छे से नींद लेने से भी आपका वेट कम हो सकता है। अगर आजकल आप जिम में जाते हैं तो वहाँ जो अलग अलग ट्रेनर्स हैं वो भी आपको बोलते हैं कि आप अच्छे से ये, क्योंकि जब तक अच्छे से नींद नहीं आती तब तक शरीर की मरम्मत नहीं होती, और शरीर की मरम्मत नहीं होती तो बाकी भी काम नहीं होगा ठीक से। तो पाचन भी ठीक से नहीं होगा। वो फिर जो अलग अलग खाना है, वो अलग अलग सेल्स में जो खर्च होता है वो ठीक से मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा, बाकी सब चीज़ नहीं चलेगा। तो नींद भी बहुत ज़रूरी है। और एक और बात जो जिम इंस्ट्रक्टर्स और आजकल के वैज्ञानिक बताते हैं कि पानी पीना भी ज़रूरी है। हम्म, कि हम बहुत सारे लोग आजकल इतना ही भागदौड़ की जीवन जी रहे हैं ना कि पानी पीना भूल जाते हैं। आपको पता है केरल सरकार ने ये जानकर अब स्कूल में कंपलसरी 2 5 5 मिनट के ब्रेक दिए हैं ताकि बच्चे पानी पीने की आदत डालें, क्योंकि हम हम्म, अभी वो आदत भूल गए पानी पीना। तो पानी पीना, अच्छे से सोना। और मेरा मानना ये है कि डाइटिंग करने से वजन कम नहीं होता। हम्म, अच्छे से भोजन लीजिए और अच्छे से काम कीजिए। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये दुख भगाने का योग है। तो शारीरिक दुख हो सकता है या मानसिक दुख हो सकता है, लेकिन इसमें 5 बातें बताई गई है। युक्त आहार, अच्छे से खाना खाओ, पर्याप्त खाओ, ना कम ना ज्यादा। हम्म, युक्त विहार, विहार यानी क्या, अपना डिसिप्लिन रखो, योग साधना वगैरह सब करो, है ना। डिसिप्लिन, सोने का टाइम ठीक रखो, खाने का टाइम ठीक रखो। हाँ, और ये साधना, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह सब करो। युक्त आहार, युक्त विहार। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी क्या, कर्म करने का पर्याप्त प्रयत्न करते रहो। सुबह से शाम अपने आप को व्यस्त रखो। और हम्म, अगर आप सुबह से शाम व्यस्त नहीं रह पाते क्योंकि आपके शरीर में थकान है, तो ये भी एक लक्षण है रोग का, है ना। हम्म, तो ठीक ठीक अपना अपने आप को व्यस्त रखो, कर्म करते रहो, है ना। फिर युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्ना यानी नींद से जुड़ो, अच्छे से सो। हम्म, अच्छे से सपने भी रहने दो, सपना भी जरूरी है। और बोध, बोध के भी 2 अर्थ हो सकते हैं। एक बोध यानी जो जागृत अवस्था है, और बोध ज्ञान, जीवन के प्रति ज्ञान वगैरह जो भी है वो। तो ठीक से सोना और ठीक से जागृत रहना, ठीक से जीवन के बारे में ज्ञान रखना, तो ये सब अगर जीवन में पांचों को ले आए हमारे में, जीवन में, तो हर तरीके से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं, दुखी ना हो नहीं होंगे। हम्म, तो ये एक ही जी, श्लोक में पूरा सब बोल दिया। और फिर भी देखिए, आयुर्वेद बोलते हैं कि तीन प्रकृति होते हैं। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो उनका वजन कभी बढ़ता ही नहीं है। या बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो गया तो बढ़ जाएगा। और जो कफ लोग प्रकृति के लोग होते हैं ना, उनका वजन कभी घटता नहीं। वो कुछ भी कर ले, वो नहीं खाए तो भी उनका वजन घटने वाला नहीं है। तो वो एक आयुर्वेद डॉक्टर भी आपको बता सकते हैं। या फिर इंटरनेट पे आजकल टेस्ट होते हैं, लेकिन वो कितना एक्यूरेट है पता नहीं। कभी कभी हम ठीक ठीक उत्तर देते हैं, नहीं देते, उस पर भी है। तो अगर आप कफ प्रकृति के व्यक्ति है तो वजन कम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं ये कहूँगा
कि अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो स्वस्थ रहिए, वजन कम करने के चक्कर में नहीं रहना। तो ये अपने आप से कुछ पता करने का तरीका है कि कफ प्रकृति की हमारी प्रकृति कफ पित्त और वात में से कौन सी है? हाँ, ये तो क्वेश्चनर्स इंटरनेट पे आपको कई सारे क्वेश्चनर्स मिल जाएंगे। आपको वो क्वेश्चनर्स में आपको आपके जो सच्चे जवाब है वो लिखना है, उससे पता चल सकता है। और अगर कंफर्मेशन करना है तो कोई आयुर्वेद डॉक्टर, नाड़ी वैद्य आपका बता सकता है, आयुर्वेद डॉक्टर भी बता सकता है, इसमें कोई है ना मुश्किल काम कोई नहीं है। ठीक है, तो अपना अपनी प्रकृति कफ पित्त दोष कौन सा, आपका दोष कौन सा है, ये जानने से और भी स्वास्थ्य के बहुत लाभ होते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे करूँगा कि अपने करीबी कोई अच्छे नाड़ी शोधन करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं और अपनी प्रकृति के बारे में जानें। प्रशांत जी, आपके साथ बात करते करते कब 45 मिनट बीत गए पता भी नहीं चला। तो आपका समय मेडिटेशन भी, ध्यान भी करना है साथ में, तो मैं आपका समय को रिस्पेक्ट करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम अब अपना मेडिटेशन की तरफ बढ़ें तो आज का सेशन हम उसके साथ कंप्लीट करते हैं। और आपसे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, उसके बारे में एंड में एक बार फिर डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक छोटा सा ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने के 3 नियम होते हैं। पहला तो मुझे ध्यान करने से कुछ चाहिए नहीं, ना मुझे मन की शांति चाहिए, ना मुझे एकाग्रता चाहिए, हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए ध्यान से, हाँ विश्राम भी नहीं चाहिए मुझे। और दूसरा नियम है, मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं ध्यान के बारे में जानता हूँ ना मैं ध्यान के बारे में नहीं जानता हूँ, ना मैं शिक्षित हूँ ना अशिक्षित हूँ, ना मैं धनी हूँ ना निर्धन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और तीसरा, मुझे कुछ नहीं करना है। तो मुझे मेरे मन को एकाग्र नहीं करना है, शरीर को स्थिर नहीं करना है, मेरे मन को शांत भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है ना, जो हो रहा है उसके साथ चलना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मैं आपको कुछ निर्देश दूंगा, वो निर्देशों का पालन कर पाए तो अच्छी बात, नहीं कर पाए तो और अच्छी बात, है ना। तो मान लीजिए मैं आपको निर्देश देता हूँ चंद्रमा पर ध्यान ले जाए, और चंद्रमा के बदले आपके ध्यान में सूरज आ जाए, तो सूरज से लड़ाई नहीं करना, सूरज सूरज चले जाओ, मुझे चंद्रमा चाहिए, सूरज के साथ रहो। सूरज और चंद्रमा दोनों नहीं आते, सिर्फ फूल आ जाते हैं तो फूल के साथ रहिए, कुछ नहीं आता तो वो कुछ नहीं के साथ रहिए। और अपने आप बिना प्रयत्न चंद्रमा आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो चिंता नहीं करना। तो ये ध्यान होता है। हाँ, तो इस भाव से हम ध्यान करेंगे। बस एक ही बात है कि ध्यान छोटा सा है, आंखें बंद करके रखना। हाँ, पहले आंखें बंद करके ध्यान करना सीख जाए, फिर आंखें खोलकर भी ध्यान करना आगे सीख सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जब 2 पैर पे से अच्छे से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो फिर 1 पैर पे चलने या दौड़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो उसी तरह 2 आंखें बंद करके ध्यान करना सीख जाए, फिर आंखें खोलकर भी सीख सकते हैं। ओके, तो अब आराम से बैठ जाते हैं सब लोग। हाँ, अगर आपको अपनी बैक रेस्ट करना है, पीठ को टेक कर बैठना है, हाँ आपको सुखासन में बैठना है या चेहरासन, सोफासन भी ठीक है, जो भी आपको आराम दे, ऐसे ऐसे परिस्थिति में बैठिए, ऐसे स्थिति में बैठिए। और आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ को गोद में रख लीजिए खुले आकाश की ओर, और अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से अपना ध्यान अपने परिसर पर ले जाए। हमारे परिसर में जो भी आवाज हो रही है उस पर ध्यान, ट्रैफिक की आवाज, पंखे की आवाज, एसी की आवाज, लोगों की बोलने की आवाज, जो भी आवाज, हर आवाज के प्रति सचेत हो जाए। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर पर ले जाए।
ये शरीर प्रकृति या ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत उपहार है। धीरे से अपना ध्यान अपने दाएं पांव पर ले जाए, दाया घुटना, दाई जंघा और कमर, पूरा दाया पैर, बाएं पांव पर ध्यान ले जाए, बाया घुटना, बाई जंघा और कमर, पूरा बाया पैर, धीरे से अपना ध्यान अपने पेट पर ले जाए, छाती, कंधे, दाया हाथ, बाया हाथ, गला और गर्दन, चेहरा, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। धीरे से अपना ध्यान अपने विचार पर ले जाए, अच्छे विचार या बुरे विचार। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। धीरे से अपना ध्यान अपनी भावनाओं पर ले जाए, अच्छी भावना या बुरी भावना। आप ही शांति है, आप ही प्रेम है, आप ही आनंद है। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। धीरे से अपना ध्यान अपने भावनाओं पर ले जाए, धीरे से अपना ध्यान अपने विचार पर ले जाए,
एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर पर ले जाए। धीरे से अपना ध्यान अपने परिसर पर ले जाए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। और धीरे से अपना समय लेते हुए हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसे लगा ध्यान? अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमने लगभग 10 मिनट ध्यान किया। तो 20 मिनट जो ध्यान करते हैं ना, वो हमें 4 घंटे की नींद में जो शक्ति मिलती है वो 20 मिनट के ध्यान से मिलती है। तो ध्यान इतना शक्तिशाली हो सकता है मन को विश्राम देने के लिए, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो अ, अगर कोई अपने आप से ध्यान करना चाहे, सीखना चाहे, तो उसके लिए कोई साधन है जो आप सुझा सकते हैं? हाँ, अपना ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप, फिर एक ऑनलाइन सहज समाधि ध्यान योगा, वो भी ध्यान करने का है। और फिर ये ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप करने के बाद एक ऑनलाइन एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम भी है, तो वो भी कर सकते हैं। और फिर जैसे मैं कह रहा था पहले, एक नया कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है ऑनलाइन, चिंता और चिंता को ठीक कैसे करें और नींद को कैसे ठीक करें। हाँ, तो इस वर्कशॉप में भी हम अलग अलग तरीके के ध्यान सिखाते हैं जो हम घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर आखिरी बात, गुरुदेव का, श्री श्री रविशंकर जी का यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल पर कम से कम 250 से 300 अलग अलग तरीके के ध्यान है। ओके, तो ये ध्यान आप अपनी सुविधा से कर सकते हैं। कुछ ध्यान 15 मिनट के हैं, कुछ 20, कुछ 25 मिनट के, कुछ हिंदी में है, कुछ अंग्रेजी में है। तो यूट्यूब चैनल पर जाकर वो ध्यान सुनते सुनते, जैसा मैंने आपको अभी बताया वैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप कोर्स के माध्यम से सीखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे ध्यान क्या है। लेकिन आप अपने आप से करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। थैंक यू प्रशांत जी। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला एक बार फिर। मैं अपने दर्शकों को याद देना चाहूँगा कि प्रशांत जी से आज जो हमने सीखा कि आपके जो पंच प्राण हैं उनको उसमें समता लाने के लिए प्राणायाम और ध्यान बहुत ही कारगर है, उन्हें आप सीख सकते हैं। इसके लिए उनकी एक वर्कशॉप है जो एंजाइटी से जूझ रहे लोगों के लिए, जो स्ट्रेस से जूझ रहे लोग हैं, उन सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और इसमें एक बहुत आवश्यक बात जो हमने आज बताई कि अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें भी
आपको मदद मिलेगी। और अच्छी निद्रा मतलब अच्छा स्वास्थ्य। तो इसी के साथ प्रशांत जी, हम आपसे आज्ञा लेंगे और आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत आभार प्रकट करेंगे कि आप आज हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।